Welcome to Study Time Anytime. Today we'll discuss the Section 52 of Transfer of Property Act, and the heading of the same is Transfer of Property Pending Suit Relating thereto. उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग क्या ट्रांसफ़र हो सकती है जिसका कोर्ट में सूट पेंडिंग हो। तो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन से शुरू करेंगे इस बार। तो डेफिनेशन क्या है? ड्यूरिंग द पेंडेंसी, ये देखिए मैंने डार्क भी कर रखे हैं, जो इसेंशियल्स हैं उन पर ध्यान दीजिएगा और साथ साथ में मैं मार्क करता जाता हूँ। डेफिनेशन: ड्यूरिंग द पेंडेंसी इन एनी कोर्ट having authority by central government of any suit or proceeding which is not collusive and in which any right to immovable property is directly and specifically in question. The property cannot be transferred or otherwise dealt with by any party to the suit or proceeding. तो क्या कहना चाहता है वो कह रहा है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी। कब? जब उसके साथ रिलेटेड कोई भी राइट, एनी राइट टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी अचल संपत्ति है उसके साथ जुड़ा हुआ कोई अगर अधिकार है, उसके रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट पेंडिंग है, कोई डायरेक्ट रिलेशन बनता है कोई उस प्रॉपर्टी के राइट्स के साथ, तो वो प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी और वो डिस्प्यूट कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में पेंडिंग हो सकता है जिसके पास अथॉरिटी है उस केस को चलाने की। और जो एक्स्ट्रा इसमें चीज़ बताई गई है वो है कि ये सूट जो है वो कलूसिव नहीं होना चाहिए, यानी ये जो मिलजुल कर डाल देते हैं कि ए पार्टी ने बी पार्टी के साथ मिलकर साजिश के अधीन एक सूट, एक केस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग दायर कर लिया, तो वो हो गया कलूसिव सूट जिसमें दोनों पार्टीज, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, दोनों ही एक साथ मिले हों। तो जो मिलजुल कर जो केस डाला जाता है वो हो गया क्लूसिव। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन है कि क्लूसिव केस नहीं होना चाहिए। or otherwise dealt with by any party to the suit or proceeding so as to affect the rights of any other party thereto, under any decree or order which may be made therein, except under the authority of the court and on such terms as it may impose। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि अदरवाइज डेल्ट विद, एक तो ट्रांसफ़र हो गया, सेल, अदरवाइज़ कोई और भी अगर तरीका है, मोर्टगेज है, पार्टीशन है, अगर कोई और भी तरीका वो लगाते हैं, विद बाय, डेल्ट विद बाय एनी पार्टी टू द सूट, सूट की किसी पार्टी के साथ, और प्रोसीडिंग में पार्टी है जो, सो एज़ टू अफेक्ट द राइट्स ऑफ एनी अदर पार्टी। ए वाला जो इफ़ेक्ट होता है इट इज़ ऑलवेज बैड इफ़ेक्ट। एक तो होता है ई से इफ़ेक्ट, EFFECT, और ये हो गया ए वाला इफ़ेक्ट। तो ये ए वाले इफ़ेक्ट का मतलब है बैड इफ़ेक्ट डालेगा राइट्स पर दूसरी पार्टी के, अंडर एनी डिक्री और ऑर्डर विच में बी मेड। तो किसी डिक्री के द्वारा या ऑर्डर के द्वारा जो भी किया जाएगा देर इन उस केस में। इसमें एक्सेप्शन क्या है? अंडर द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट एंड ऑन सच टर्म्स एज इट में इम्पोज। तो ये यहाँ पर एक्सेप्शन है। आगे चलते हैं। आगे है इसका एक्सप्लेनेशन में ये कहते हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द पेंडेंसी ऑफ सूट और प्रोसीडिंग्स शैल बी डीम्ड टू कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ presentation of the plaint or the institution of the proceedings in a court of competent jurisdiction। तो ये कब माना जाएगा कि पेंडेंसी है केस की? वो तब माना जाएगा जब जो प्लेंट है, ये देखिए प्लेंट
प्रेजेंट कर दी गई है, जिस डेट को प्रेजेंट की गई है कोर्ट में, द डे द कंप्लेंट इज प्रेजेंटेड, दावा दायर कर दिया गया जिस दिन, और इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, कोई प्रोसीडिंग्स जो है वो कोर्ट में स्टार्ट कर दी गई हैं, और जो कोर्ट है वो कम्पिटेंट होनी चाहिए, जुरिस्डिक्शन उसकी होनी चाहिए, तो तब माना जाएगा कि सूट पेंडिंग है। एंड टू कंटिन्यू अंटिल द सूट और प्रोसीडिंग हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ बाय अ फाइनल डिक्री, और कब तक पेंडिंग रहेगा, जब तक वो सूट या प्रोसीडिंग फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता, फाइनल डिक्री नहीं आ जाती। एंड कंप्लीट सेटिस्फेक्शन और डिस्चार्ज ऑफ सच डिक्री और ऑर्डर, and complete satisfaction or discharge of such decree or order has been obtained or has become unobtainable by the reason of expiration of any period of limitation। तो जब तक फाइनली डिक्री नहीं मिल जाती, डिस्चार्ज नहीं हो जाता, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता कि ये राइट जो है डिसाइड हो गया है कम्प्लीटली, कोई अपील नहीं बची है, या कोई क्वेश्चन या कोई लिमिटेशन की वजह से आगे कोई प्रोसीडिंग अब नहीं डाली जा सकती, तो तब तक ये सूट जो है उसको पेंडिंग माना जाएगा। यानी पेंडेंसी में हमने क्या क्या देखा, ये शुरू होगा जब डेट जिस दिन सूट दायर किया गया, और पेंडिंग तब तक माना जाएगा जब तक फाइनली वो सूट डिसाइड नहीं होता, तब तक ये पेंडिंग माना जाएगा, और इसमें अपील्स भी इंक्लूड होंगी। आगे चलते हैं। आगे है कंसेप्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। तो मैं आपको ये बता दूं कि सेक्शन 52 को डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस कहते हैं। क्या है ये? The doctrine of lis pendens is a very old doctrine and finds operation in English common law। बहुत पुराना है भी। Under this doctrine, judgments regarding immovable properties were regarded as overriding any transfer made by the parties during pendency of litigation। तो जो doctrine of lis pendens है, इसमें क्या होता है, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि अगर पेंडिंग केस के दौरान कोई आदमी ट्रांसफ़र कर देता है प्रॉपर्टी को, तो उस पर ओवरराइडिंग इफेक्ट आ जाता है। इंग्लिश कॉमन लॉ का ये पार्ट है। लेटर ऑन दिस डॉक्ट्रिन वाज अडॉप्टेड बाय इक्विटी। अब उसमें बाद में इन्होंने अडॉप्ट कर लिया कि इक्विटी होनी चाहिए सब में, फॉर अ बेटर एंड मोर रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये जो वर्ड है लिस का मतलब है एक्शन, और सूट और लिटिगेशन, और पेंडेंस का मतलब है पेंडिंग। हेंस द वर्ड लिस पेंडेंस प्राइमली सजेस्ट अ पेंडिंग सूट और अ पेंडिंग लिटिगेशन। लिस मतलब सूट, एक्शन, लिटिगेशन, और पेंडेंस मतलब पेंडिंग है। आगे चलते हैं। तो इसके साथ जो रिलेटेड लीगल मैगजिम है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल है। वो है पेंडेंटी लाइट निहिल इनोवेचर, पेंडेंटी लाइट निहिल इनोवेचर, which says that nothing new should be introduced during the pendency of litigation। कि जब लिटिगेशन पेंडिंग है, चल रही है, वहाँ पर कुछ भी नया इंट्रोड्यूस नहीं करना, नया कुछ नहीं लेके आना। पेंडेंटी लाइट, पेंडेंटी यानी पेंडेंसी हो गई, लाइट निहिल इनोवेचर, नया कुछ नहीं लेके आना। तो इसमें एक जजमेंट डिस्कस करेंगे, सुप्रीम जनरल फिल्म्स एक्सचेंज लिमिटेड वर्सेस श्रीनाथ सिंह जी देव। ए थिएटर वाज अटैच्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री अगेंस्ट इट्स ऑनर। During attachment, the owner leased the theatre to Messrs Supreme General Films Exchange Limited. It was held by Supreme Court that the lease was hit by the doctrine of lis pendens। तो क्या हुआ था इस केस में, एक थिएटर को की अटैचमेंट कर दी गई थी डिक्री के बाद, उसने पैसे देने होंगे, तो पैसे देने के लिए उसकी जो प्रॉपर्टी थी, एक थिएटर था, उस थिएटर को कोर्ट ने अटैच कर लिया कि इसको बेच के नीलामी करके हम अब
जो डिग्री होल्डर है उसके पैसे दिलवाएंगे। तो मैं सुप्रीम जनरल, उसने थिएटर वाले ने क्या किया, ये जो थिएटर था उसने आगे लीज पर दे दिया सुप्रीम जनरल फिल्म्स एक्सचेंज लिमिटेड को। तो उस लीज को कोर्ट ने क्या कहा कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस के अंदर हिट होती है इसको, क्योंकि पेंडिंग केस के दौरान उसने ये ट्रांसफर किया है। आगे चलते हैं, इसमें एसेंशियल्स डिस्कस करेंगे हम। मेनली क्या क्या एसेंशियल्स हैं जो इस सेक्शन में आपको ध्यान में रखने हैं। उसमें फर्स्ट है देयर मस्ट बी अ पेंडेंसी ऑफ सूट और प्रोसीडिंग। सूट, केस, प्रोसीडिंग, लिटिगेशन, कोई ना कोई पेंडिंग होना चाहिए। सेकंड, द सूट और प्रोसीडिंग मस्ट बी पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन। जो जिस कोर्ट के पास केस चल रहा है उसके पास पावर होनी चाहिए वो केस चलाने की। थर्ड, अ राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व्ड डायरेक्टली और स्पेसिफिकली इन द सूट। तो जिस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग केस चल रहा है उसमें डायरेक्ट या स्पेसिफिक राइट इन्वॉल्व होना चाहिए। डायरेक्ट राइट या स्पेसिफिकल राइट उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड इन्वॉल्व होना चाहिए। इलस्ट्रेशन है इसमें, वेयर देयर इज पेंडिंग सूट बिटवीन अ लैंडलॉर्ड एंड अ टेनेंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ रेंट and the landlord transfers his property during that time, the transfer shall not be affected in any manner by doctrine of lis pendens, because the suit was not regarding the title or interest of an immovable property, it was regarding the payment of rents. अब क्या है, ये बहुत ही अच्छी एक एग्जांपल है जो आपको एक्सेप्शन के तौर पे पता चलेगी लिस पेंडेंस में। जो पिछली हमने जजमेंट पढ़ी उसमें उसने लीज आउट की थी प्रॉपर्टी, तो वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस लगा था। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, मान लीजिए ये हट है, ये एक प्रॉपर्टी और ये ए को बिलोंग करती है। अब ए ने ये ए का बी के साथ रेंट के रिगार्डिंग कोर्ट में केस चल रहा है। तो इस केस के रिगार्डिंग, इस चलते हुए केस के बावजूद ए ने ये प्रॉपर्टी आगे सी को सेल कर दी। अब रेंट के रिगार्डिंग अगर केस चल रहा है उसमें कोई भी टाइटल और इंटरेस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में, तो यहाँ पर लिस पेंडेंस नहीं लगेगा, क्योंकि वो सिर्फ रेंट की अमाउंट के रिगार्डिंग केस चल रहा है। उसमें कोई प्रॉपर्टी के साथ डायरेक्ट या स्पेसिफिक कोई राइट इन्वॉल्व नहीं है, तो वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस नहीं लगेगा। आगे, द सूट और प्रोसीडिंग्स मस्ट नॉट बी कलूसिव इन नेचर, जो हमने पढ़ा था कि मिलजुल कर प्लानिंग करके या सांठ-गांठ करके कोई खुद ये केस बना ले और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ये क्लूसिव नहीं होना चाहिए। जैसे कि यही एग्जांपल अगर हम ले लें कि ए और बी के बे में कोई के ने सांठ-गांठ कर ली कि हम क्या करेंगे सी को हम केस डालेंगे, चलते केस के दौरान में मैं सी को प्रॉपर्टी सेल कर दूंगा और फिर जो भी पैसा आएगा वो हम बांट लेंगे। बाद में सी तुम्हारे साथ भी उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो वो जो पैसा आएगा वो भी हम बांट लेंगे, तो एक ही प्रॉपर्टी के डबल टाइम हमको पेमेंट मिल जाएगी। तो उस केस में क्या होगा कि ये क्लूसिव केस हो गया जो ए और बी ने मिलकर डाला। तो उस केस में जो ट्रांसफर किया गया है, अगर कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है कि केस क्लूसिव था, तो वो जो ट्रांसफर है वो वैलिड होगी। और अगर वो क्लूसिव नहीं है तो वो ट्रांसफर जो है वो वॉइडेबल है। ये सी की आगे मर्जी पे डिपेंड करता है कि उसको क्या रखना है प्रॉपर्टी को या नहीं रखना, या कंपनसेशन लेना है। तो नेक्स्ट इसमें है, द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट मस्ट बी एलिनेटेड और अदरवाइज डेल्ट विद बाय एनी प्रॉपर्टी टू सूट। तो द वर्ड यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है या तो उसको एलिनेट किया गया हो, ट्रांसफर किया गया हो, और अदरवाइज डेल्ट विद बाय एनी पार्टी टू सूट, यानी कि द वर्ड ट्रांसफर्ड रेफर्स टू सेल, मोर्टगेज, लीज एंड एक्सचेंज।
ये कवर होता है ट्रांसफर में। और अदरवाइज डेल्ट विद इंक्लूड सरेंडर, रिलीज और पार्टीशन, बट एन अडॉप्शन ऑफ पेंडेंटी लाइट इज नॉट टेकन टू द डीलिंग्स विद द प्रॉपर्टी। ध्यान से देखिए इसको कि जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है अगर उसको ट्रांसफर एलिनेट किया जाता है, एलिनेट में क्या कवर होता है? एलिनेट में कवर होती है सेल, एलिनेट में कवर होता है मोर्टगेज, एलिनेट में कवर होती है लीज, एलिनेट कवर्स एक्सचेंज। बट अदरवाइज डेल्ट विद जो वर्ड इस सेक्शन में आया था उसमें क्या है? अदरवाइज डेल्ट विद इंक्लूड्स सरेंडर, इट इंक्लूड्स रिलीज एंड अ पार्टीशन। आगे क्या कहता है? बट एन एडॉप्शन ऑफ पेंडेंटे लाइट इज नॉट टेकन टू बी द डीलिंग विद द प्रॉपर्टी। आगे है द ट्रांसफर मस्ट अफेक्ट द राइट्स ऑफ द अदर पार्टी टू लिटिगेशन। जो ट्रांसफर की गई है वो इफेक्ट करे राइट्स को, इफेक्ट ए वाला बैड इफेक्ट करे राइट्स को अदर पार्टी को जो लिटिगेशन में है। इसका भी इलस्ट्रेशन यहाँ दिया गया है, वो ये है कि ए ने बी पर केस डाला इन रिस्पेक्ट ऑफ अ हाउस इन बीज पोजेशन। एक घर है, उसका जो कब्जा है, पोजेशन है, वो बी के पास है और ए ने बी पर केस फाइल कर दिया। अब B sells the house to a certain person C during the pendency of the suit. A suit is decreed. The transfer to the C is voidable and A's right to take the house is not affected. अब इसमें क्या है कि B ने क्या किया, आगे ये ट्रांसफर कर दिया C को। बाद में जो केस है वो ए के हक में हो गया। अब सी के ऊपर है कि उसका जो राइट है वो वॉइडेबल है, कि उसको ये प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखना है या नहीं रखना, क्योंकि ए का जो राइट है, ए का जो राइट है, एज राइट इज टू एंड एज राइट टू टेक द हाउस इज नॉट इफेक्टेड। ए का जो राइट है वो इसमें इफेक्ट नहीं करेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आगे आप देखेंगे कि इट इज एविडेंट दैट डॉक्ट्रिन एज स्टेटेड इन सेक्शन 52 अप्लाइज नॉट मेयरली टू एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ राइट। क्या पाया हमने ये सब पढ़ के कि एक्चुअल जो ट्रांसफर होता है, सेल होती है, एक्सचेंज होती है, सिर्फ उन्हीं पर नहीं लग रहा विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिटिगेशन बट टू अदर डीलिंग्स ऑल्सो। और भी जो डीलिंग्स हैं, जैसे हमने पढ़ा सरेंडर और हमने पढ़ा रिलीज, हमने पढ़ा पार्टीशन, उस पर भी ये सेक्शन 52 लगता है। बाय एनी पार्ट टू द सूट और प्रोसीडिंग सो एज टू इफेक्ट द राइट ऑफ एनी अदर पार्टी देयर टू। Hence it could be urged that where it is not a party to litigation but an outside agency such as tax collecting authorities of the government which proceedings against the subject matter of litigation without anything done by a litigating party, the resulting transaction will not be hit by section 52। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो पार्टी नहीं है लिटिगेशन में, अगर पार्टीज हैं गवर्नमेंट की जो पार्टी नहीं है लिटिगेशन में, एक आउटसाइड एजेंसी है, बाहर की एजेंसी है और उनका सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिटिगेशन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो वहाँ पर जो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस है वो उन पार्टीज पर, उन आउटसाइड एजेंसीज पर लागू नहीं होगा। आगे है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। ये वो सर्टेन केसेस हैं जहाँ पर सेक्शन 52 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एप्लीकेबल नहीं होता। वो कौन से केस हैं? फर्स्ट इज़ केस ऑफ रिव्यू, सेकंड इज़ व्हेन ट्रांसफ़र अलोन इज़ अफेक्टेड, थर्ड फ्रेंडली सूट, फोर्थ क्लूसिव प्रोसीडिंग्स, फिफ्थ in case of private sale made by mortgagee in an exercise of power discussed in mortgage। कोई उसने सेल करी प्राइवेटली जिसके पास ये राइट था, पावर थी मोर्टगेज के अंदर। डीड इज नॉट अफेक्टेड बाय डॉक्ट्रिन
nor affected by the doctrine of lis pendens, and since it is made during the pendency of redemption and redemption suit filed by the mortgager for the sale by the mortgager the sale remains valid, क्योंकि वो जो डीड है वो इफेक्ट नहीं करती लिस पेंडेंस की डॉक्ट्रिन से, क्योंकि ये जो की गई है ट्रांसफ़र, ये जो ट्रांसफ़र की गई है ये रिडेम्पशन की प्रोसीडिंग्स के इस दौरान की गई हैं, इसलिए वो सेल वैलिड है। नेक्स्ट है टू ट्रांसफ़र पेंडिंग सूट बाय अ पर्सन हु इज़ नॉट पार्ट टू द सूट, जो सूट में पार्ट नहीं है उस पर वो उसको अगर ट्रांसफ़र किया जाए। पर्सनल प्रॉपर्टी अदर देन द चैटल इंटरेस्ट इन लैंड, cases where the parties to the transfer are ranged on the same side. Next है cases in which the transfer affected by the order of the court in which suit or proceeding is pending. और लास्ट है cases in which there is no proper description of the property in the plaint, जिसमें अच्छी तरह प्लेंट में बताया ही नहीं गया कि किस प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। तो ये जो हमने पॉइंट्स अभी डिस्कस किए हैं ये वो सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर सेक्शन 52 लागू नहीं होगा। क्लूसिव केस में नहीं होगा, फ्रेंडली सूट में नहीं होगा, कोर्ट ने अगर ऑर्डर किया है कोई वहाँ नहीं होगा, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं है प्रॉपर्टी की वहाँ नहीं होगा, पर्सनल प्रॉपर्टी है वहाँ पर नहीं होगा, ट्रांसफ़र पेंडिंग है, ट्रांसफ़र पेंडिंग सूट बाय अ पर्सन, मोर्टगेजी के पास जब राइट है वहाँ नहीं होगा। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिए जो भी पॉइंट्स हैं जहाँ पर लिस पेंडेंस लागू नहीं होता। आगे चलते हैं, आगे इस वीडियो का है अंत। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में थैंक्स टू लिखिए ताकि हम और वीडियो आपके लिए लाते रहें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you very much for discussion.